हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का जो है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी एनसीईआरटी बुक की, एनसीईआरटी की। तो ये क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है ये पूरे डिटेल से बताएगा कि 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसे ही करके नेक्स्ट अंदर जो आगे चैप्टर आते जाएंगे उनमें किन किन चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर मतलब पूरी बुक की समरी अपने आप में रखता है। और इसमें ये भी बताया गया है कि हजारों वर्ष के पहले कैसा माहौल था, कैसा परिवर्तन हुआ, कैसे कैसे लोग नई चीजों को सीखे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक जो मानचित्र है, ये मानचित्र जो है इसको 12वीं सदी में बनाया गया था और इसको बनाने वाले जो थे वो अल इद्री जो है उन्होंने इसको बनाया था। ये मानचित्र थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें लैंड वाला एरिया आपको ढूंढने में समझ नहीं आएगा, उतना क्लियर नहीं मानचित्र बन पाया था ये। लेकिन उसके आगे 18वीं सदी में जो मानचित्र बने वो काफी क्लियर बने। जैसे कि ये आप इसको देख के यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि ये क्या है, इंडिया का दक्षिण वाला भाग है और ये श्रीलंका है। तो इस तरह से धीरे धीरे मानचित्र बनाने में क्या आया, सुधार आने लगा 18वीं शताब्दी में जो है इस मानचित्र को विलाम द लिस्ले ने बनाया था। ये एक नमूना ही है उनके द्वारा बनाया हुआ। अब अब हम आगे देखेंगे नई और पुरानी शब्दावली। शब्दावली यानी जो शब्द हैं उनके क्या अर्थ है। कुछ शब्द जो हैं पुराने जिनको हम धीरे धीरे छोड़ के आगे बढ़ गए हैं, कुछ नए शब्द जुड़ गए। तो इन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए हिंदुस्तान हम लोग शब्द ले लेते हैं। आज हिंदुस्तान का मतलब है राष्ट्र, राज्य, भारत। आज हिंदुस्तान का जो मतलब है वो भारत है। लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय जो था वो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके थे। मतलब उसने पंजाब के साइड, हरियाणा और गंगा यमुना का जो मैदानी फील्ड है उसको लिया था, दक्षिण के भाग को नहीं लिया था। मतलब कि उसने पूरे, आज जो हम पूरा इंडिया एक साथ देख रहे हैं, ये जो दक्षिण का भाग है, ये दक्षिण वाले भाग को उसने नहीं लिया था, यहीं तक का जो है ये मैदानी भाग और इधर जो है पंजाब, हरियाणा ये सब लिया हुआ था। तो इन सब चीजों को मिलाकर के मिन्हाज ए सिरात ने इनको क्या कहा था, हिंदुस्तान शब्द दिया था। अच्छा, जो ये हिंदुस्तान शब्द है इसका राजनीतिक अर्थ उस समय अलग था और आज के समय में अलग है। उस समय जैसे क्या होता था कि लोगों की भावनाओं को बताता था ये। कि अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे हिंदुस्तान शब्द में जो है पंजाब, हरियाणा और गंगा के मैदानी भाग को लिया गया, यहाँ पे जो है दक्षिण भाग को नहीं लिया गया। फिर उसके बाद जब अगली शताब्दी आती है, धीरे धीरे समय पीरियड बदलता जाता है, शासन बदल जाते हैं। तो क्या होता है, बाबर के समय 16वीं शताब्दी में जब बाबर आता है तो वो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए करता है, भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए करते हैं। मतलब कि वो वर्णन करता है, बताता है कि ये हिंदुस्तान है जहाँ पे अलग अलग संस्कृति, बोली, जो है भूगोलिक भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग लोग साथ रहते हैं। तो उसने हिंदुस्तान शब्द का इन सब चीजों के लिए प्रयोग किया, न कि किसी जो है राष्ट्र के लिए किया। जैसे राज्य और राष्ट्र में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया है इंडिया का एक, और ये हमारा हो गया दूसरा। ये थोड़ा, एक मिनट, इसको हम फिर से बनाते हैं। ये हो गया हमारा इंडिया एक पार्ट में,
अभी ये जो अब इसको समझने के लिए कि राष्ट्र क्या है और राज्य क्या है, तो ये जो बाउंड्री लाइन दिख रही है, ये पूरी बाउंड्री जो इसके क्षेत्रफल को बताती है, ये पूरी बाउंड्री मिला करके क्या हो जाएगा, ये पूरी जो बाउंड्री है ये राज्य कहलाएगी, इसे हम राज्य कहेंगे इस पूरी बाउंड्री को। और राष्ट्र क्या होता है, इसके अंदर रहने वाले लोग, जैसे यहाँ अलग दक्षिण के लोग अलग हैं, कश्मीर के लोग अलग हैं, और असम के लोग अलग हैं, इस तरह से मैदानी भागों के लोग अलग अलग हैं। तो इन सभी लोगों को मिला करके ये लोग जो हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये लोग जो हैं ये क्या है, ये सभी लोग मिलके राष्ट्र बनाते हैं। और ये राज्य है, मतलब कि राज्य को हम छू सकते हैं, उसको देख सकते हैं, लेकिन राष्ट्र को हम महसूस कर सकते हैं, वो भाव है, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, यही मेन अंतर है। अब आगे देखते हैं, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का जो है वर्णन वहाँ भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लिए किया, पशु पक्षी के लिए और यहाँ के निवासियों की जो संस्कृति है उसके लिए क्या। 14वीं सदी में जब अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया, तो वो भी भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व को पहचान के रूप में किया, मतलब कि भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के पहचान के रूप में, न कि राजनीतिक या राष्ट्रीय अर्थ के रूप में। जैसा कि आज हम लोग हिंदुस्तान मतलब कि इंडिया, भारत पूरा नक्शे के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं ना, लेकिन पहले समय में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ वहां के रह रहे लोगों के भाव, धर्म, पशु पक्षी, इन सब चीजों को दर्शाते थे। अब आगे देख लेते हैं, आगे है इतिहासकार और उनके स्रोत। अब इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में हम पढ़ें तो पिछले इससे पहले जो है हमने पढ़ा था कि गुप्त काल में क्या था, हर्षवर्धन का शासन था और उसने जो है बहुत सारे अपने लेख, पांडुलिपि, इन सब चीजों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से हम क्या जान पाते हैं उस समय के बारे में। तो अगर हम इस काल के बारे में अध्ययन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें सिक्के चाहिए, शिलालेख हो, स्थापत्य भवन निर्माण हो, लिखित सामग्री भी हो सकती है इन सब चीजों को जानने के लिए। मतलब हम अपने जो बीत चुका है, जो हमारा वर्तमान रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। सिक्के सिक्के क्या होते हैं, सिक्के लंबे टाइम तक सुरक्षित रह सकते हैं, तो सिक्कों से जान सकते हैं, भवन से भी जान सकते हैं। और शिलालेख, जैसे कि बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने शिलालेख लिखवाए हैं, उनमें कई सारी बातें लिखी हैं, तो उनके माध्यम से हम उनको जान सकते हैं। और आगे देखते हैं, और जैसे कि ये जो अभिलेख होते हैं, पांडुलिपियां भी हैं, अभिलेख भी हो गया, तो इन सभी में हमें क्या मिलती है, जानकारी तो मिलती है। वो जानकारी पूरी तरह से कभी कभी नहीं मिल पाती है, लेकिन अक्सर मिलती रहती है। आगे है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या है, हम इसको जानेंगे। ये ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों, पांडुलिपियों को संग्रहित करके रखा जाता है। आज सभी राष्ट्र राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के रिकॉर्ड का ब्यौरा रखते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिलेखागार, मतलब जहाँ पे सारे जरूरी दस्तावेज रखे जाते हो उन्हें हम अभिलेखागार कहते हैं। अब आगे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है कि लिखावट विभिन्न प्रकार की, उस समय की जो लिखावटें थी विभिन्न प्रकार की शैलियों की थी। जैसे फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि, बाईं ओर से वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह लिखी जाती है। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिख लिपि दाईं ओर से अधिक सघन और संक्षिप्त और कठिन लिखी जाती है। ये जो सिकस्त लिपि है ये कैसी लिपि है, तो थोड़ी कठिन लिपि होती है। जैसे ये सामने कई सारी दाएं से बाएं से लिपियां लिखी हुई हैं, तो इस तरह से उस समय की दो महत्वपूर्ण लिपियां थी जो कि कठिन थी। अब है नए सामाजिक और राजनैतिक समूह। धीरे धीरे टाइम जो है बदलता गया। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे चुनौती
भारी चुनौती रहा। मतलब साक्ष्य मिलते थे, साक्ष्य नहीं मिल पाते थे, तो इस तरह से क्या होता था, काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। समय बीतता गया, धीरे धीरे समय में क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा, नई प्रौद्योगिकी आने लगी, जैसे सिंचाई के लिए रहर चले, कताई के में चरखे चले, युद्ध में यास्त्रों, बारूदों वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा, उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। उपमहाद्वीप यानी भारत की बात हो रही है यहाँ पे, कि नई तरह का खान पान में जैसे क्या क्या आया, आलू आया, मक्का आया, मिर्च आया, चाय आया, कॉफी आया। ये सब पहले नहीं था भारत में, लेकिन जब लोग यहाँ पे आने लगे विदेशी, धीरे धीरे ये चीजें क्या हुई, आने लगी। यहाँ पे कई तरह की प्रौद्योगिकी आए, नई नई फसल उगने लगी, लोगों का जीवन जो है और आसान हो गया। इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन आते गए। लोग क्या करते थे, झुंड बना के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, किस लिए, पैसे कमाने के लिए, अवसर की तलाश में। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये क्या है, एक रहेट है जिसको कुएं के ऊपर रखा जाता है। इस तरह से इन पटरियों पे जो है छोटे छोटे खाने लगे होते हैं, जो धीरे 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 ऐसे घूमते हैं और कुएं से पानी निकालते रहते हैं। फिर ये तो हमने अभी अभी यहाँ पे हमने जो है परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस काल में, मतलब इस काल में जो है जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत। मतलब जैसे कि जो ये समय पीरियड चल रहा था, इस समय 17वीं 16वीं 15वीं 18वीं इन सभी शताब्दियों में जो है एक जो है समुदाय था, उसका ज्यादा जो है महत्व बढ़ा। उस और वो समुदाय था राजपूत, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आम तौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। मतलब 8वीं और 16वीं शताब्दी में अपने आप को जो है राजपूत वो कहते थे जो योद्धा थे और क्षत्रिय वर्ग थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मतलब कि जैसे आज के समय राजपूत एक फिक्स जाति है, लेकिन उस समय जो है 14वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में राजपूत क्षत्रियों को कहा जाता था, सामंत वर्ग जो थे, बड़े बड़े वर्ग, उन्हें भी कहा जाता था। बल्कि जो सेनापति के पद पे होते थे, जो सैनिक होते थे, अलग अलग जगह पे जा करके सेवा देते थे, उन्हें भी राजपूत कहा जाता था। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्त का गुणगान करते थे। जो कवि और चारण थे, कवि और चारण ये क्या करते थे, ये दो पद थे, जो दोनों ही राजपूतों के बल का, पराक्रम का, स्वामी भक्ति का क्या करते थे, गुणगान करते थे। इस तरह से और भी जो है धीरे धीरे आगे जो है और भी जा समुदाय आ गया है, जैसे मराठा समुदाय, सिख, जाट, ओहम और कासस्त, ये सभी धीरे धीरे समुदाय क्या हुए, आगे आते गए। फिर समय परिवर्तन होता रहा, धीरे धीरे जंगलों की कटाई होने लगी। खेती के लिए जमीनें जब कम पड़ती थी तो लोग जंगलों को साफ करते थे और खेती पे अधिक ध्यान देते थे। और नए नए मंदिर भी बनने लगे। कुछ लोग जो है जमीनें मिल दान में दिए जाते थे, लोग वहाँ कृषि भी करते थे। कुछ नई जमीनों पे जो है मंदिर बनते थे, मठ बनते थे, लोग वहाँ जाते थे, पूजा पाठ करते थे। इस तरह से धीरे धीरे जो है बेरोजगारी को कम करने का एक तरीका अपनाया जा रहा था। अब जैसे जैसे समाज में जो है पैसा बढ़ता गया, चीजें बढ़ती गई, तो समाज में अंतर भी बढ़ता गया। लोग जाति और उपजाति में क्या हो गए, आपस में बंटने लगे। और उनको बांटा कैसे जाता था, तो उनकी जो पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाता था। किस पृष्ठभूमि से आते हैं या क्या काम करते हैं, इसके हिसाब से उनको जो है समाज में ऊंचा और नीचा दोनों दर्जा दिया जाने लगा था। अब धीरे धीरे क्या होगा, लोग अपना अलग अलग समूह सदस्य मतलब समूह बनाने लगे, जिनमें जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब अलग अलग जाति होती गई तो अपने अलग अलग नियम बनाते गए। बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, क्या करवाती थी, जो नियम बनते थे उन नियमों का पालन।
उन नियमों को बनाना और उनका पालन करवाना ये जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों की थी, जिसमें कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जो बड़े बुजुर्ग कुछ नियमों का पालन करवाते थे उन्हें जाति पंचायत के अंतर्गत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाजों का भी पालन करना पड़ता था। जो जाति थी मतलब जो पंच लोग थे उनको भी मानना पड़ता था जो रीति है रिवाज है उन सभी को। क्षेत्र और साम्राज्य, अब यहाँ पे हम लोग क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में पढ़ें। जैसे यहाँ दिया है कि चोल, अब चोल के बारे में हम लोग अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तुगलक अध्याय 3 में तुगलक को पढ़ेंगे। उसके बाद मुगल ये अध्याय 4 में पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते गए। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण, अच्छा संस्कृत प्रशस्ति है जो कि जिसके बारे में अध्याय 2 में देखेंगे। एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। किसको? गयासुद्दीन बलबन को जो है एक संस्कृत प्रशस्ति में बहुत बड़ा साम्राज्य का शासक बताया गया है, जो कि पूर्व में गोंड से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था। इतना बड़ा उनका साम्राज्य था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण द्रविड़ भी आ जाता था, जैसे गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सभी क्षेत्रों के लोग जो है उनकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। मतलब गयासुद्दीन जो ये यहाँ पे है गयासुद्दीन बलबन, इसके बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया था कि उनका क्षेत्र जो है पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक है और दक्षिण पूरा इन्हीं के अंतर्गत है। इनके आगे गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के जो सैनिक थे वो भी देख करके इनको भाग जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। अयुक्ति मतलब कि बढ़ा चढ़ा के मानते हैं। इस तरह से हमको अलग अलग चीजें मिलती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट है जिसको देख लेते हैं। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मोबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। मतलब अमीर खुसरो ने बताया कि भारत में क्या है, हर एक जगह अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक और भाषा है जिसको संस्कृत कहते हैं, जो सभी को नहीं आती है, ये आम लोगों को नहीं आती थी। यह एक प्राचीन भाषा है जो केवल किसको आती थी? ब्राह्मणों को आती थी। इस तरह से जो है अमीर खुसरो ने बताया या वर्णन किया। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। मतलब 700 तक आते आते जो है सब अपनी भौगोलिक क्षेत्र बना चुके थे। भौगोलिक क्षेत्र बनाने का मतलब हुआ कि अपना एरिया चुन चुके थे और धीरे धीरे जो है उसमें वृद्धि करने लगे, विकास करने लगे। और जो अन्य राजाएं थे जैसे कि चोल, खलजी, तुगलक, मुगल राजवंश, ये सब क्या करते थे? आपस में ही लड़ते रहते थे एक दूसरे के साम्राज्य को हड़पने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। है 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पे था। मतलब 18वीं सदी से पहले क्या था? मुगल वंश पूरे भारत पे कब्जा किया हुआ था दक्षिण साइड के कुछ हिस्सों को छोड़ के। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, 18वीं शताब्दी में ढलान पे हो जाता है और ये मुगल शासन या मुगल वंश के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद के जो साम्राज्य होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपना क्षेत्र बदलने लगते हैं। मतलब मुगलों से आजाद हो जाते हैं, धीरे धीरे अपना खुद का एक नया जो है राज्य, एक नया देश का गठन करने लगते हैं। और ये जो क्षेत्र रहता है एक तरह से उनको क्या विरासत के रूप में मिलता है। अब यहाँ पे है कि सन 700 से लेकर के 1750 के बीच के 1000 वर्ष इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी।
मतलब एक ही दूसरे से जुड़ी हुई थी, अलग अलग नहीं थी। कुछ हद तक थोड़ी बहुत अंतर हो गया था। अब आगे है पुराने और नए धर्म। पुराने धर्म मतलब जो चले आ रहे थे वो, नए धर्म मतलब जो नए लोग आते गए, भारत में बसते गए, तो उनके साथ भी उनकी आस्थाएं आती गई। ऐसे में क्या होता था, इनमें धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा, इस समय धर्म जो है परिवर्तित होता दिखा। आस्था कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर थी, तो कभी सामूहिक स्तर पर। मतलब कि वैयक्तिक स्तर पे कि हर एक पर्सन अपना जो है अलग अलग आस्था मानता था, और कहीं कहीं क्या थी, पूरी सामूहिक स्तर पे, मतलब पूरा एक समूह जो है उस आस्था को मानने लगता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रयास स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। मतलब सामाजिक संगठन वहां का कैसा है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, इन सब विचारों पे क्या करता था, जो है आधारित रहता था। आज हम जिसे हिंदू कहते हैं, उसे भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। मतलब जो हिंदू हैं उस समय भी धीरे धीरे इनमें बहुत बदलाव आए। कैसे, नए नए देवी देवताओं का पूजा प्रारंभ हो गया। बहुत सारे राजाओं ने मंदिरों का निर्माण कराया। पुरोहित मतलब जो पंडित हुआ करते थे, उनकी महत्ता बढ़ गई, उनकी डिमांड बढ़ गई। मतलब लोग उनको ज्यादा ही सम्मान देने लगे, हर एक पूजा पाठ उन्हीं से करवाने लगे। और जो इन ब्राह्मणों का रक्षा करता था, मतलब जो आदर करता था, संरक्षक करता था, उनको संरक्षक कहे जाने लगे। वो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में ऐसा करते थे। अब कोई एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, आप उनकी सहायता करते हैं, उनको जो है मदद देते हैं, उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, तो ऐसे क्या होगा, आपका भी मान बढ़ेगा। तो इस समय मतलब उस समय समाज में क्या हुआ, बहुत बड़ा बदलाव आया, और ब्राह्मणों का और जो संरक्षक थे उनका दबदबा बढ़ता गया। इष्ट देवी देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कई सारे पुजारी जो है कर्मकांड करने लगे। पहले क्या हुआ था, बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, मतलब पहले के जो पुजारी हुआ करते थे वो बताते थे कि मतलब पूजा पाठ के लिए जरूरी नहीं है कि भगवान ही रहे, मतलब एक पंडित रहे तभी करे, कोई भी कर सकता है, बस श्रद्धा भाव होनी चाहिए। ये चीजें चाहे अपने देश में, मतलब इस उपमहाद्वीप में स्टार्ट हुई हो, या फिर कहीं बाहर से आई हो। बाहर से आने का अभिप्राय कि जैसे मुसलमान आते हैं तो वो अपने, उनका भी जो धर्म होता है कुरान शरीफ, उसमें भी यही बताया जाता है। 7वीं सदी में व्यापारी लोग आना शुरू करते हैं, अपने साथ जो है नए नए धर्म ग्रंथ लाते हैं, नए नए ईश्वर को। जैसे पहले लोग ईश्वर मानते थे, लेकिन फिर जब मुसलमान आने लगी तो अल्लाह की सत्ता जो है शुरू हो गई, जिसमें ये लोग भी जो है प्रेम करुणा उदारता इन्हीं सब चीजों को जो है महत्ता देते थे। इनमें भी मुसलमानों में भी क्या होते थे, कई सारे जो है धर्म को मानने वाले अनुयायी होने लगे। तो मतलब धीमे धीमे क्या हुआ कि सब परिवर्तन स्टार्ट हो गया। जो जो मतलब मुस्लिम धर्म था उसमें भी दो तरह के दो पार्ट हो गए। कैसे, एक सिया वाले जो कि पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी वाले हो गए जो कि खलीफा को प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। खलीफा को मानने वाले एक हो गए, और एक जो है जो पैगंबर साहब थे उनके दामाद को मानने वाले, एक ब्लड लाइन को मानने वाले हो गए, और एक योग्यता को मानने वाले हो गए। आगे है समय और इतिहास के काल खंडों पर विचार। अब इन चीजों पे अगर हम विचार करें तो ये परिवर्तन कई घंटों कई वर्षों महीनों में नहीं हुआ, इनको बदलने में बहुत लंबा टाइम लगा। धीरे 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 हर चीजें क्या हुई, बदलती गई। 19वीं सदी के मध्य में जब अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया। कौन कौन से, हिंदी युग में, मुस्लिम और ब्रिटिश युग में विभाजित कर दिया। और इसमें यह विभाजन किस आधार पे किया था, तो ये विभाजन जो है शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। मतलब यह जो विभाजन था, ये शासक वहां के जो राजा थे उनके धर्म परिवर्तन के आधार पे, उनकी संस्कृति के आधार पे होता था। अब आगे है, यूरोप से कई सारी कंपनियां भारत आती हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, चीजों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है।
यूरोप से कई सारे जो कंपनी है, जो व्यापारी हैं, वो आकर्षित होते हैं और यूरोप से जो है भारत में आना प्रारंभ कर देते हैं और अपने साथ साथ जो है बहुत सारी नई परिवर्तन लाते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं था, बस इसमें यही बताया गया था कि आगे के अध्याय में क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मेन फोकस जो रहा इस चैप्टर का वो इस पे रहा कि हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे और जो है कितना राजवंश रहा, कैसे परिवर्तन हुआ, धर्म परिवर्तन क्या हुआ, एक शॉर्ट में इस चैप्टर में बस बताया गया है। इसके आगे के चैप्टर जो है इन सब चीजों से रिलेटेड काफी। नेक्स्ट चैप्टर है राजा और उनके राज्य। तो अब हम यहाँ से जो है मेन स्टार्ट करेंगे कि क्या कौन कौन से राजा थे, उनके कहाँ कहाँ राज्य थे। तो 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कौन कौन से राजवंश रहे यहाँ पे हम देख सकते हैं मानचित्र के अकॉर्डिंग। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चाहमान जिसको चाहौन बोलते हैं, इस तरह से कई हुए। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा अगर दक्षिण साइड में देखे तो चेर हो गया, पांड्यन हो गए, यहाँ पे चोल हो गया, पूर्वी चालुक्य हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पहाड़पुर यहाँ पे पाल हो गए, पहाड़पुर में अरनट्टा। तो इस तरह से कई राजवंश जो है 7वीं शताब्दी में आए। जैसे नए राजवंशों का उदय, नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ? 7वीं सदी में आते आते विभिन्न भागों पर बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। भूस्वामी मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हुआ करती थी, और योद्धा मतलब जो लड़ाइयां लड़ते थे, जो युद्ध कौशल में बहुत ही ज्यादा तेज थे, माहिर थे। तो इस तरह से वो क्या हुए, धीरे धीरे अस्तित्व में आए, और जब वो अस्तित्व में आने लगे तो ऐसे लोगों को राजा क्या करते थे, अपने पास रखते थे। उन्हें अपने पास रखने का उनका भी अपना एक कारण होता था, इससे राजा क्या होते थे, और ज्यादा मजबूत हो जाया करते थे। तो इस कारण ऐसे बड़े भूस्वामियों को या बड़े बड़े योद्धाओं को राजा अपने पास रखते थे। और जब वो अपने पास किस रूप में रखते थे, तो मातहत के रूप में या सामंत के रूप में उनको जो है अपने पास रखते थे। फिर धीरे धीरे उनको कई तरह के मतलब क्या करते थे, उनसे उम्मीद करते थे राजा कि वो राजा या स्वामी मतलब जो उनके स्वामी हुआ करते थे उसके लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी दे, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे, अगर कुछ राजा की मांग है तो उसको पूर्ण करे। इस तरह से राजा उनसे जो है अपने संबंधों को बना के रखते थे। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि वो लोग जो है धीरे, अब चूंकि उनके अंदर पैसा है और ताकत भी रहती है, तो वो क्या करते हैं, राजा से जो है अलग हो जाते हैं, या राजद्रोह शुरू कर देते हैं, या राजद्रोह स्टार्ट कर देते हैं। इसका अगर एक उदाहरण देखें तो दक्कन में राष्ट्रकूट ये क्या करते हैं, अपने आप को राजा से अलग कर लेते हैं, स्वतंत्र करवा लेते हैं। कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे, मतलब कर्नाटक के जो चालुक्य थे वो राजाओं के अधीनस्थ थे, उनके सामंत उनके यहाँ सामंत के रूप में रहते थे। लेकिन 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। मतलब जो दंती दुर्ग है, मतलब सबसे पहले किसने अधीनता को अस्वीकार किया राष्ट्रकूट में, तो दंती दुर्ग ने किया था। उसने अधीनता को अस्वीकार कर अपने आप को अलग कर लिया। उसने क्या किया, चालुक्यों को हराया और हिरण गर्भ जिसका शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान से क्या होता है, इस अनुष्ठान से ये होता है कि जो छत्री हो या न हो, या जन्म से छत्री हो या नहीं हो, लेकिन इस यज्ञ को करने के, इस अनुष्ठान को करने के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। मतलब उसके अंदर क्षत्रिय वाला गुण आ जाएगा, या उसका जो एक तरह से संपूर्ण वो क्षत्रिय बन जाएगा। उसके बाद कुछ और भी उदाहरण इसी तरह के आए, जो उद्यमी मतलब काफी पैसे वाले लोग थे, अपनी राजशाही कायम करने लगे, मतलब राजा से अपने आप को अलग कर दिए। जैसे कि कंदम मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे।
इन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर कौन कौन कंदम मयूर शरणम और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, ये दोनों क्या थे, ये दोनों लोग जो थे ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपने परंपरागत जो इनका काम था उसको छोड़कर शस्त्र को उठा लिया और इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान अपने राज्य में कर लिया या कर्नाटक और राजस्थान को अपने अधीन कर लिया। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि एलोरा की ये गुफा है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये कलाकृति किसकी है, तो राष्ट्रकूट काल की कृति है। आगे है राज्यों में प्रशासन। अब राज्यों में प्रशासन कैसा होता था, तो राजा क्या करते थे, राजा जब धीरे धीरे मतलब अपने आप को सामंत लोग स्वतंत्र घोषित तो कर ही लेते थे, उसके बाद अपने आप को राजा बनाते थे और राजा जब बनाते थे अपने आप को कई तरह की उपाधियां भी देते थे, जैसे महाधिराज की उपाधि मतलब राजाओं का राजा, इस तरह से त्रिभुवन चक्रवर्तनी तीन भुवनों का स्वामी, इस तरह से कई भारी भरकम अपने लिए उपाधियां जो है धारण करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सामंत लोग अपने साथ किसानों को, व्यापारियों को और ब्राह्मणों को क्या किए, मिलाने लगे, तो इससे क्या हो गई, उनकी सत्ता जो है मजबूत हो गई। क्योंकि किसान है तो फसलों की कमी नहीं होगी, व्यापारी है तो पैसे की कमी नहीं होगी और ब्राह्मण है तो जो ब्राह्मण ही आपके साथ है तो उस समय ब्राह्मण की महत्ता ज्यादा होती थी, तो ज्यादा लोग ध्यान देते थे। फिर क्या हुआ, इन लोगों को तो शामिल कर ही लेते थे, फिर किसानों से भी कर लिया जाने लगा, पशु पालकों से, कारीगरों से, तो इस तरह से क्या होता था, राजा का राजकोष भी जो है भरा रहता था और राजा जो है सबको कर देने के लिए बाध्य किया जाता था, चाहे जैसे भी वो कर दे। कर को जो है लगान भी कहा जाता था। भूस्वामी होने का दावा करता था, मतलब जो कर वसूलता था वो भूस्वामियों से ही कर वसूलता था, उसके अकॉर्डिंग ही। 400 कर, ये एक कर है जिसको 400 कर के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है इसके बारे में हम देख लें तो ये तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। मतलब जो कर हैं तो 400 से ज्यादा कर दिए जाते थे। अब कैसे, तो कर को क्या कर है वेट्टी, जो कि नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। एक कर है मतलब एक प्रकार का कर जिसको हम बोलते हैं वेट्टी। वेट्टी कैसा कर है, तो इसको नगद, इसमें पैसा नहीं, इसमें श्रम लिया जाता था, मतलब जबरदस्ती मेहनत करवाई जाती थी। जैसे मेहनत में क्या करवा, मकान हुआ तो मकान का छाजन बनाने के लिए, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर करने लगता था। फिर इस तरह से परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए कर देना पड़ता था। और तो और यहाँ पे घर का जो छाजन बनता है उसके मतलब बहुत टाइप के कर हुआ करते थे। और ये जो सब संसाधन व्यवस्था, ये वित्त किससे बनते थे, इन्हीं करों के द्वारा बनते थे। साथ ही में राजा क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करवाते थे, दुर्गों का निर्माण करवाते थे, अपने युद्ध में जो है सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए जो खर्च आता था इन्हीं करों से पूर्ति करते थे। और जो लूट के उनको धन या जमीन मिलता था उनसे वो क्या करते थे, व्यापारिक मार्गों के प्रयोग में यूज करते थे। आगे है, ये मतलब जो राजा हुआ करते थे पदाधिकारी, चाहे वो राजा हो या पदाधिकारी हो, ये सभी क्रियाएं कैसी हुआ करती थी, वंशानुगत। मतलब अगर पिता राजा है तो पुत्र राजा बनेगा, पिता महामंत्री है तो पुत्र महामंत्री बनेगा, इस तरह से ये क्या होता था कि वंशानुगत होने लगा। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब प्रशस्तियां क्या होती थी, प्रशस्तियां उस समय की थी जब बहुत पुराने समय की 7वीं 8वीं शताब्दी में क्या करते थे, लोग हाथों से लिखते थे। और प्रशस्तियां कौन लिखता था, ब्राह्मण लिखा करते थे या जो विद्वान हुआ करते थे वो लिखा करते थे। ज्यादातर प्रशस्तियां जो है राजा की बड़ाई ही की गई है, प्रशस्तियों के अंदर राजा की जो है बड़ाई की गई है।
कि राजा जो है महान थे, बहुत ही ज्यादा शूरवीर थे, इस तरह की बातें लिखी गई होती हैं। और ये प्रशस्तियां जो होती है क्या करती है, शासन करने में, बहुत प्रशासन में मदद करती हैं। नागभट्ट की उपलब्धियां, अब हम लोग नागभट्ट की उपलब्धियां देख लेते हैं। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। आंध्र, सैधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा ने उनके आगे तभी धनशाही हो गए जब ये राजकुमार थे। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट थे वो इतने ज्यादा बलवान थे, इतने ज्यादा शूरवीर थे कि उनके आगे सैंधव, विदर्भ और कलिंग जैसे राजा जो थे वो धाराशायी हो गए। धाराशायी होने का मतलब हार गए। कब हार गए, जब नागभट्ट राजकुमार थे तभी हार गए। मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्र युद्ध को विजित किया। उन्होंने वम, जिसको बंगाल का एक हिस्सा है, अंतर्ग गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुरुष्क, तुर्क, वत्स्य, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्यों को पराजित किया। तो इस तरह से मतलब प्रशस्तियां क्या होती थी, उनमें चीजों को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया जाता था। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। मतलब राजा जो है भूमि जिस ब्राह्मण को अनुदान कर रहे हैं, ये बातें किस पे लिखी होती थी, ताम्र पत्र पे लिखी होती थी। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का ताम्रपत्र है। अब यहाँ पे है भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। तो भूमि के साथ बहुत सारी चीजें जो है दी जाती थी। जैसे चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश। अब क्या इस अंश में हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि सीमाओं को चिन्हित किया। मतलब जैसे कोई भूमि देनी है तो उसमें उसको मेड़ बनाएंगे ना, कितना हिस्सा देना है, चिन्ह के लिए झाड़ियां लगा देंगे कि ये भूमि पे ये चीज है, जैसे चिन्ह लगा दिए। और उस भूमि पे फलदार वृक्ष है, पानी है, भूमि है, बगीचे हैं, फल वाले उद्यान है, पेड़ है, कुआं है, खुली जगह है या चारागाह है, गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदी, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें, ये सभी क्या होती थी, ये सभी चीजें भी जो है दान दी जाती थी। जिससे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। मतलब इतनी सारी जिन लोगों को भूमि मिलती थी उनसे क्या किया जाता था, कर वसूला जाता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल करता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, अब देखिए यहाँ पे पान के पत्तों पे भी कर लगता था। बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल करता था। कौन वसूल करता था, न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पे वसूल किया जाता था ये सभी कर। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। मतलब जिनको ये भूमि इस तरह की दी गई है, उन फलदार वृक्ष है, चारागाह है, उद्यान है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकते हैं। बस उन्हें ध्यान देना है कि पानी बर्बाद ना हो। आगे है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना हुई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजा का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नाम से रचा गया, सॉरी, कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। मतलब 12वीं शताब्दी में जो है संस्कृत में एक काव्य लिखा गया जो कि कश्मीर के शासक के ऊपर था। लिखने वाले लेखक का नाम जो था कल्हड़ था। कल्हड़ ने अपने वृत्तांत, मतलब वित्रांत उन्होंने लिखा था। वृत्तांत में लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्ष दर्शनियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख लिखता है।
मतलब प्रशस्ति के लेखक जो हुआ करते थे वो तो हमेशा राजा के बारे में बड़ाई ही लिखते थे, राजा का गुणगान लिखते थे। लेकिन जो इस तरह से घूमने वाले आते थे वो क्या करते थे, शासक और उनकी गतिविधियों के बारे में जो कमियां होती थी उनको भी लिखते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष, अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि सबका तो राज्य फिक्स रहता है कि इतना एरिया आपका है, इतना मेरा है और इतना किसी और का, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक शासक सोचता है कि हम अपने राज्य का विस्तार करें। तो इस तरह से क्या होता था उनमें आए दिन झगड़ा हुआ करता था, लड़ाइयां होती थी। जैसे गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण लेने के लिए आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। मतलब कि कन्नौज को हासिल करने के लिए आपस में तीनों लड़ते रहे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो इस कारण इसको क्या कहा गया, इस कारण इसको लेखकों ने, इतिहासकारों ने त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में कहा। शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, मतलब दिखाने के लिए कि हम इतने समक्ष हैं, हम इतने धनवान हैं कि हम इतने विशाल मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। तो कुछ मतलब इस तरह से लोग निर्माण करवाते हैं और मंदिरों पे अपना क्या करते थे, निशान लगवा देते थे। अफगान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक है। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार, 1000 से 1025 तक, मतलब पूरा 17 बार उसने भारत पर हमला किया। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। मतलब कि जो भारत में राजा थे वो बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे, बहुत ही ज्यादा भव्य बनवाते थे, इसमें ढेर सारे सोने चांदी वगैरह लगते थे। तो इन्हीं सब चीजों को देख के, सुन के, प्रेरित होकर के अफगानिस्तान का एक गजनी वंश का जो होता है शासक महमूद, वो क्या करता है, वो भारत आता है। और भारत जब आता है तो वो भारत पर 17 बार हमला करता है, जिसमें कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर रहता है। और इस तरह से 17 जगह हमला करता है और ढेर सारा धन जो है उठा के ले जाता है। और मेन उसका मंदिर पे आक्रमण रहता है, क्योंकि पहले मंदिरों में बहुत सारे धन चढ़ाए जाते थे, धन, जेवरात, मोती। तो वो क्या किया, वो सारी चीजें लेके चला गया। अब आगे है, युद्ध करने के बाद जो है, अब जैसे ये तो हो गया दक्षिण साइड में, लेकिन कुछ राजाएं और भी थे, प्रतिहार, गुर्जर, इन तीनों के अलावा जो है और भी राजा थे, जैसे जिसको हम चाहमान भी कहते हैं। ये चाहमान थे जिनको बाद में चौहान के रूप में जाना जाने लगा। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 में, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक तुर्क शासक को 1911 में हराया। अब इसमें चाहमान के एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताया है कि 1168 से 1192 के बीच में उनका शासनकाल रहा। उन्होंने जो है सुल्तान मोहम्मद गोरी को, तुर्क का ये सुल्तान रहता है, इसको जो है हराया। कब? 1991 में। लेकिन अगले ही साल 1992 में हार गया। हारने का उनका कारण होता है कि जयचंद्र के कारण वो हार जाते हैं। जयचंद्र कौन रहता है? जयचंद्र पृथ्वी राज चौहान के ससुर होते हैं और उन्हीं के धोखा देने की वजह से वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। आगे है चोल राज्य, नजदीक से एक नजर। अब चोल राज्य को हम लोग थोड़ा और डिटेल से जानेंगे, जैसे उरैरूर से तंजावुर तक। अब ये क्षेत्र बता रहा है कि कावेरी डेल्टा में मटुरैयार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। किसकी थी? मटुरैया नामक परिवार की। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। वो पल्लव राज के मातहत रहते हैं।
फिर उदरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मटुरैयों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। जहां पे मदुरैया नाम के प्रसिद्ध मुखिया रहते थे, उनको हरा करके क्या करते हैं, उन लोग कब्जा कर लेते हैं और वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदनी देवी का मंदिर बनवाते हैं। एक शहर बसाते हैं जिसका नाम होता है तंजावुर, और वहां पे निशुंभ सूदनी देवी का क्या बनवाते हैं, मंदिर बनवा देते हैं। ये चोल है। अब यहाँ पे चोल राज दिखाया गया और उनके पड़ोसी। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है चोल राजवंश यहाँ से चल रहा है। यहाँ पे ये कातकी राजवंश, वेगी राजवंश, कई इनके पड़ोसी राजवंश है। अब आगे क्या होता है, दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव इसके इलाके का हिस्सा बना, मतलब इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज थे। 985 में राजा बना, इसमें से ज्यादा क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण किया। मतलब ये जो राजा राज थे वो क्या करते हैं, ज्यादा क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करता है, मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगता है। राजा राज का एक पुत्र होता है राजेंद्र प्रथम, उसने भी अपने पिता की नीति को अपनाई, गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और इस तरह से उसने एक जल सेना बनाई और अपने राज्य का और ज्यादा विस्तार किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां, राजा राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अब जैसा कि ये मंदिर जो है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये आप इस मंदिर को देखिए, इसमें कितने डिजाइन से इसको बनाया गया है। इस मंदिर पे छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई हैं। उस समय ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना ही इतने जो है साधन थे, फिर भी कैसे लोग ऐसी मंदिर बनवाते थे। आगे है, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। केंद्र बनने का कारण रहा, चूंकि मंदिर है तो अगल बगल के लोग वहां पे पूजा पाठ करने के लिए आएंगे ही। इस तरह से क्या होता था, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मतलब शासक इसको मंदिर बनवाने के लिए देते हैं, या जो बड़े बड़े धनवान होते हैं वो भी अपना मंदिर बनवाने के लिए भूमि को दान में दे देते हैं। फिर इन मंदिरों में पूजा करने के लिए पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहन, संगीतकार, मतलब इस तरह से लोग धीरे धीरे जो है आते जाते हैं और ये मंदिर वाला क्षेत्र जो होता है काफी ज्यादा विस्तृत हो जाता है, फलने फूलने लगता है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का क्षेत्र नहीं होता, ये आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन जाते हैं। मतलब मंदिर में तो जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन वही जब मंदिर बहुत बड़े स्तर पे बनता है, बहुत बड़ा होता है, वहां ज्यादा लोग काम करते हैं, तो क्या होता है, वो पूजा पाठ तो होता ही है, वहां पे काम करने वाले जो फूल माला बेचते हैं, जो वहां पे खाना बेचते हैं, जो गाते हैं, जो नाचते हैं, तो इस तरह से उनकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। समाज में उनका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका भी महत्व बढ़ते जाता है। तो एक तरह से एक मंदिर जो है किसी भी क्षेत्र को विकसित करने का एक प्रमुख माध्यम है। मंदिर से जुड़े हुए शिल्पकारों में सबसे विशिष्टता की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम, मतलब सबसे अच्छा काम उनका जो था वो कांस्य प्रतिमा बनाने का था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जैसे ये देख सकते हैं, ये कांस्य की एक प्रतिमा है, इसको चोल राजवंश में बनाई गई है। कृषि और सिंचाई के बारे में बात करें तो चोल राजवंश जो है कृषि और सिंचाई के लिए बहुत सारे माध्यमों से करते हैं। जैसे कि कावेरी का जो क्षेत्र रहता है बंगाल की खाड़ी में, यहाँ भी जो है बहुत छोटी छोटी शाखाओं में कावेरी नदी बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ मिट्टी ज्यादा मिलती है और यहाँ पे मुख्य रूप से जो है चावल की खेती होती है। तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं या 6ठी सदी में आकर के इसमें बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो जाती है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक हिस्सा तो पहले ही से विकसित होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा जो है वो बाद में विकसित होना शुरू होता है।
लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, जंगलों को साफ करते हैं और कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाते हैं, पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण करते हैं। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल अब उगने लगती है, क्योंकि पानी की व्यवस्था हो गई, उपजाऊ जमीन मिल गई, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है उपजाऊ उर्वरता शक्ति मिट्टी की बढ़ती जाएगी और आदमी आसानी से कृषि कर पाता है। कृषि के साथ साथ कई तरह की कृत्रिम कृषि भी करने लगे, जिसके लिए नई नई पद्धतियां भी अपनाने लगे। जैसे जब बारिश का पानी होता है तो उसको इकट्ठा करने लगे कुआं खोद करके, तो जब सिंचाई करने के लिए जरूरी हो तो सिंचाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु का एक जलद्वार, हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसी के जरिए नियंत्रित किया जाता है। मतलब नदी का जो प्रवाह होता है, जो जल होता है, वो क्या किया जाता है, इसी में ला करके रख दिया जाता है। अब यहाँ पे एक जल द्वार ये दिख रहा है, इसके बारे में, जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु का बांधा है, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। कौन, ये द्वार, जल द्वार इसको कहा जाता था उस समय। साम्राज्य का प्रशासन, अब साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता है, किसानों की बस्तियां, जो किसान लोग जहां रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उर कहा जाती थी, संचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। मतलब चूंकि किसान लोग ज्यादा समृद्ध होने का उनका कारण रहा कि उनको खेती करने के लिए जमीन मिली, जब जमीन मिली तो फसल उगने लगी और धीरे धीरे वो क्या होते गए, अमीर होते गए, समृद्ध होते गए। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। नाडु अब किसे कहते थे, तो जहां पे कई मतलब गांव हो, जहां के किसान समृद्ध हो, तो ऐसे पूरे इलाकों को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। कैसे कार्य, मतलब न्याय, ग्राम ग्राम परिषद का काम, नाडु न्यायालय करने और कर वसूलने का भी काम करने लगे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। नाडु, नाडु यानी जो मतलब खूब अच्छे खासे अमीर या कह सकते हैं संपन्न किसानों का समूह हो या गांव हो, जिसे नाडु कहा जाएगा। तो उसमें भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ किसान हुआ करते थे, वो धीरे धीरे काम उन पे नियंत्रण हासिल करने लगे। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदेलेन, 3 राजाओं को अपनी सेवाओं प्रदान करने वाला वेलन या किसान कहा। मतलब मुवेदेलेन एक उपाधि है जो कि उसको दी जाती है, जो कि 3 राजाओं की सेवा करते, इस तरह से सम्मानित किया जाता था उन किसानों को। आगे है अय्यार प्रधान जैसी उपाधि थी, जो कि केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। मतलब अय्यार नाम के उनको उपाधियां भी मिलती थी। किसानों को जो है मुवद्देलेन नाम की उपाधि तो देते ही, साथ में अय्यार की भी उपाधि देते थे, ये भी एक क्या है, उपाधि है। अब यहाँ पे भूमि के प्रकार बताए गए हैं, जैसे वेल्लेनुगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्राह्मण दे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, देवदान या तिरुमट्टकन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीचंदनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। इस तरह से जो मतलब भूमि दी जाती थी, भूमियों को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता था। आगे, प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभी बहुत ही कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। किनके, ब्रह्मदे कौन होते थे, ब्रह्मदे जो थे वो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि हुआ करती थी, तो वो उन भूमियों का तो अच्छे से ध्यान रखते ही थे, अच्छे से ध्यान तो रखते ही थे, साथ में उनके जो विचार हुआ करते थे, उनकी जो निर्णय लिया करते थे, वो सभी शिलालेखों पर या फिर मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर लिखा जाता था। नगरम
के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग में भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम नाम से जो है जो व्यापारी लोग हुआ करते थे, उनके लिए भी प्रशासनिक कार्य जो है हुआ करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां बनाई गई थी। मतलब ये सब कामों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। और उन समितियों में जो लोग हुआ करते थे, वो लोग कितने हैं, उनकी योग्यता कैसी है, उनके नाम ताल पत्र के छोटे छोटे टिकटों पर लिख दिए जाते थे, मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। उन सभी के नाम लिख करके किसमें, मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। मतलब जो छोटे छोटे लड़के होते थे, आपको किस समिति में जाना है, हर समिति के अलग अलग जो है बर्तन हुआ करते थे, उसमें से एक टिकट निकाले जाने पे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब हम लोग कई सारे नाम लिख करके एक ही जार में रख देते थे, जैसे हम लोग खेलते थे, तो उसी तरह का ये भी कि एक ही जार में नाम रख दिया जाता था, ढेर सारे लोगों का लिख के उसमें से नाम निकालते थे बच्चे, और जिस समिति में जाना है उसमें चले जाते थे। अगला चैप्टर है 3 नंबर का, दिल्ली 12वीं सदी से 15वीं शताब्दी के बीच। मतलब अब हम जो पढ़ेंगे वो दिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली जो कि राजधानी है, और टाइम पीरियड जो है वो 12वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली है वहाँ वो राजधानी कैसे बनती है, और कौन कौन जो शासक हैं या वंश हैं जो दिल्ली पे शासन करते हैं। यहाँ पे है कि 12वीं सदी के मध्य में तोमर, ये जो तोमर है, जो कि अजमेर के चौहान, जिसको चाहमान के नाम से भी जाना जाता था, ने परास्त कर दिया। ठीक, फिर तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में दिल्ली क्या बना, एक वाणिज्य केंद्र बना, जहाँ पे बहुत सारे समृद्धशाली, मतलब पैसे वाले, अमीर, धनवान जो है जैन व्यापारी निवास करते थे। और उन्होंने क्या किया, वहां पे बहुत सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे सिक्के भी ढलवाए। मतलब इस तरह से बहुत सारा प्रचलन हो गया 12वीं शताब्दी में। अब 13वीं सदी में देख लें तो क्या हो गया, 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और इसके बाद दिल्ली जो है क्या बना, दिल्ली ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। मतलब दिल्ली एक राजधानी बन जाती है और जिसका एरिया यानी क्षेत्र काफी ज्यादा बड़ा होता है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, शासन करना लोग स्टार्ट कर देते हैं, अलग अलग राजवंश आते हैं और दिल्ली का अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे दिल्ली का नाम दिल्ली एक कुहना रखा जाता है, सीरी रखा जाता है, और जहां पना, इस तरह से दिल्ली के कई सारे नाम रखे जाते हैं। और यहाँ पे दिल्ली के शासक, मतलब जो राजवंश थे, उनके बारे में जानेंगे। जैसे पहले तो राजपूत वंश रहा, जिस काल में दिल्ली क्या रहा, एक वाणिज्य केंद्र बनता है। उसके बाद तोमर आते हैं, तो आरंभिक 12वीं शताब्दी में, यानी 1100 से 6500 ईस्वी के बीच तक रहते हैं। उसके बाद इसी में जो है अनंग पाल रहते हैं, 1330 से 1145। उसके बाद चौहान आ जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान, जिसमें एक बहुत ही शक्तिशाली या काफी राज्य का विस्तार करने वाले प्रभावी राजा होते हैं, जिनका शासनकाल 1175 से 1192 के बीच रहता है। उसके बाद क्या होता है, प्रारंभिक तुर्की शासनकाल स्टार्ट हो जाता है 1206 से लेकर के 1290 तक के बीच में, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश आ जाते हैं, जो 1230 तक शासन करते हैं। उसके बाद रजिया सुल्तान होती है, रजिया 1200 से लेकर के 1236 से लेकर के 1240 तक शासन काल उनका रहता है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन शासन करते हैं, जो कि 1266 से लेकर के 1287 तक रहता है। उसके बाद खिलजी वंश आ जाता है 1290 से 1320 तक, जिसमें गयासुद्दीन खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी
शासन करते हैं। उसके बाद तुगलक वंश आ जाता है 1320 से लेकर के 1414 में तक, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आते हैं। फिर सैयद वंश आता है 1414 से लेकर के 1451 तक, जिसमें खिज्र खां जो है सैयद वंश के एक प्रभावशाली राजा होते हैं। उसके बाद लोदी वंश आ जाता है, बहलोल लोदी। इस तरह से इतने सारे राजवंश जो है दिल्ली पे शासन करते हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली। अब सुल्तानों के अधीन दिल्ली कैसी है, मतलब सुल्तान के अधीन दिल्ली है और दिल्ली का वर्णन कैसे लोग करते हैं। इतिहास में जैसे तारीख एक वचन होता है, लेकिन तवारीख बहुवचन होता है, और जो उस समय के लेखक या इतिहासकार होते हैं वो तवारीख बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। ये एक फारसी शब्द होता है। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, और जो कि घटनाओं का क्या करते थे, वर्णन करते थे, शासन करने में राजा को सलाह भी देते थे। 13वीं सदी के इतिहासकार फख ए मुदुबिर ने लिखा, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था, और सैनिकों का काम जो है वो वेतन के बिना नहीं चल सकता। वेतन कहाँ से आता? वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। मतलब कि राजा का काम सैनिक से चलता है, सैनिक का वेतन से चलता है, वेतन कहाँ से? किसानों से जो है कर टैक्स कलेक्ट करने के बाद होता है, और किसान कब टैक्स देंगे? जब वो खुशहाल रहेंगे, और वो खुशहाल कब रहेंगे? जब राजा जो है न्याय करे और ईमानदारी से काम करे। इस तरह से पूरा एक सर्किल होता है किसी भी राज्य को चलाने का। आगे है जैसे कि तवारीख के लेखकों में नगर विशेष दिल्ली में रहते थे। जो तवारीख यानी जो लेखक हुआ करते थे, तवारीख के लिखते थे, वो ज्यादातर कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। और वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे नाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब जो वो तवारीख लिखते थे राजा के बारे में, वो क्यों लिखते थे? ताकि इस राजा पढ़ के प्रसन्न होकर के उनको इनाम दे, इसी आशा में वो लिखते थे। अक्सर क्या होता था कि लेखक अक्सर जन्म सिद्ध अधिकार, लिंग भेद, इस सब पर आधारित जो समाज रहता था उसी से सहमत होकर के जो है लिखते थे। उनके विचार से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब जो तवारीख हुआ करते थे वो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, लिंग भेद मतलब जैसा पहले का समाज होता था, लिंग भेद करना, स्त्री पुरुष, और जन्म से जो श्रेष्ठ जाति में या ऊंची जाति में पैदा होता है तो उसी को आदर्श मान करके इस तरह से लिखते थे, और उनकी इन बातों को हर कोई जो है नहीं समझ पाता था, मतलब सहमत नहीं हो पाता था। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जो होती है वो शासन करती है, और उस शासन काल के दौरान जो इतिहासकार होता है, जो तारीख लिखता है, मिनहाज ए सिराज रहता है, वो स्वीकार करता है कि जो रजिया सुल्तान है वो योग्य है, अधिक सक्षम है अपने भाइयों से, लेकिन फिर भी वो उसको जो है रानी के रूप में मान्यता नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री होती है, तो यहाँ पे लिंग भेद दर्शाता है। उसके दरबार के जो और भी दरबारी होते हैं वो भी उसको स्वीकार नहीं करते हैं, और इस तरह से 1240 में उसको क्या किया जाता है? सिंहासन से हटा दिया जाता है। अब रजिया सुल्तान के बारे में एक बात है, मिहाज ए सिराज सोचता था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज बनाई है, मतलब मिहाज ए सिराज या उस समय के लोगों की सोच यही होती थी कि ईश्वर जो है वही समाज व्यवस्था बनाया है, उसने यही नियम बनाया है कि स्त्रियों को जो है पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, रानी बन के उनको शासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करेंगी तो इस तरह से पुरुष जो है स्त्री के अधीन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये चीजें गलत है और वो इससे सहमत नहीं होता था। लेकिन उसने ये भी कहा कि इतना ज्यादा मतलब योग्य होने के बावजूद भी रजिया को उसके पद नहीं मिल पाता है। रजिया ने जो है सिक्के ढलवाए, अभिलेख लिखवाए, और उन सभी पे अपने आप को इल्तुतमिश की बेटी के रूप में दर्शाया, जबकि जो अब इस समय का आधुनिक
आंध्र प्रदेश बना है, वहां के वारंगल क्षेत्र में एक समय में काकतीय वंश राज्य करता था। तो उस वंश की जो रानी थी, रानी रुद्रमा देवी, 1262 से लेकर के 1289 के बीच वो जो है शासन करती थी। और उन्होंने अपना जो नाम है अभिलेखों में वो पुरुषों के जैसा लिखवाया था, जिससे कि लोगों के बीच भ्रम पैदा हो गया था कि वो स्त्री है या पुरुष है। लेकिन रजिया सुल्तान ने अपने आप को स्त्री के रूप में ही दिखाया। ऐसे ही दिल्ली मतलब कश्मीर में जो है, कश्मीर के भी एक शासिका होती है जिसका नाम है रानी रिद्ददा, 980 से लेकर के 1030। उनका नाम दीदी, बड़ी बहन से निकलता था। जाहिर है कि प्रजा उनसे बहुत ज्यादा प्रेम स्नेह करती थी, इस वजह से उनको इस तरह से नाम दिया गया था। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में कई महिलाओं ने शासन किया था, लेकिन रजिया सुल्तान के टाइम क्या होता है कि वहां पे लिंग भेद ज्यादा होता है, स्त्री पुरुष ज्यादा होता है, जिस वजह से वो ज्यादा वर्ष शासन नहीं कर पाती है। अब आगे देखेंगे हम लोग खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, कैसे दिल्ली और तुगलक सॉरी खिलजी और तुगलक वंश के दौरान दिल्ली में कैसे शासन होता है। तो दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ा होता है, और इस सल्तनत पे कार्य करने के लिए सुल्तान को जो है कई लोगों की आवश्यकता होती है। जैसे इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते हैं। मतलब जो इल्तुतमिश होता है वो क्या करता है, जैसे जो राज्य में बहुत ऊंचे दर्जे के पद होते हैं, जैसे सूबेदार हो गया और जमींदार हो गया और सामंत हो गए, तो इन सबको जो है मतलब इन लोगों को, जो जमींदार है या सूबेदार है, इन लोगों को ऊंचा पद देने के बजाय वो अपने गुलाम को जो है सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि गुलाम क्या होते हैं, पहले तो गुलाम शब्द जो होता है ये फारसी में इसको बदंगा कहा जाता है। जो गुलाम शब्द है उसको फारसी में बदंगा बोलते हैं। तो ये जो गुलाम होते हैं वो पूरी तरह से राजा के ही ऊपर डिपेंड होते हैं। तो राजा उनको जो है प्रशिक्षित करते हैं और उन पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन जो सामंत होते हैं, जमींदार होते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये बगावत भी कर सकते हैं, राजा को धोखा दे सकते हैं। लेकिन जो गुलाम होते हैं वो धोखा नहीं देंगे। ऐसे ही गुलामों के बारे में बताया गया है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा आगे बढ़ाया उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो पूरी जिंदगी में कभी न कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। मतलब जो गुलाम होते थे उनको पालना पोसना ये सभी काम करना होता है, लेकिन अगर तकदीर अच्छी हो, मतलब किस्मत अच्छी हो, तो एक अच्छा बुद्धिमान और चतुर गुलाम मिल जाता है, जो कि बेटे से भी ज्यादा अच्छा होता है या बढ़कर होता है। खिलजी तथा तुगलक शासक बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे। बंदरगाह यानी वही गुलाम, और उनपे पूरी तरह से आश्रित रहते थे। और कुछ जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं जो राजा के ऊपर पूरी तरह से आश्रित हैं, राजा उनको भी क्या करता था, ऊंचे पद दे देता था। ऊंचा पद जैसे सेनापति बना देता था, सूबेदार बना देता था। इससे क्या होता था, इससे जो है राजनीति में अस्थिरता पैदा होने लगी। मतलब जो उस समय के उच्च वर्ग के लोग थे इन सब बातों से जो है राजा से संतुष्ट नहीं हो पाते थे। राजा का ऐसा करने का क्या कारण होता था कि राजा इस तरह से, चूंकि वो पूरी तरह से राजा पे आश्रित होते थे, गुलाम हो या आश्रित हो, राजा पे ही आश्रित हैं, तो पूरी तरह से अपने राजा के प्रति क्या होते थे, वफादार होते थे। लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। उत्तराधिकारियों का मतलब कि राजा से वो पूरी तरह वफादारी निभाते थे, लेकिन राजा का जो पुत्र है या सुल्तान का, उसके प्रति वफादारी पूरी तरह से नहीं निभा पाते थे। क्यों? क्योंकि सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सूबेदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। मतलब जब तक सुल्तान शासन कर रहा है, उसने जो है अपने वफादार सैनिक गुलाम रखे हैं,
लेकिन जब सुल्तान परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तित होता है, हटता है, उसका पुत्र बनता है, तो पुत्र के भी अपने जो होते हैं वफादार नौकर और शासक, मतलब सूबेदार वगैरह होते हैं। तो अब क्या होता है, जो पुराना, जो जो नौकर, जो गुलाम पुराना पद लिया है, वही अब किसी और को दे दिया जाता है। तो इस तरह से उनके बीच क्या होती थी, टकराव होने लगता था, जो कि नए सुल्तान के प्रति उतने वफादार नहीं हो पाते थे। इन सब चीजों को लेकर के, मतलब तवारखी जो लेखक होते थे, वो भी निचले खानदान के लोगों को पसंद नहीं करते थे। मतलब कहने का कि जैसे नीचे नीचे जाति के जो लोग होते थे, उनको जब सुल्तान ऊंचे पद पे दे देते थे, तो ये चीजों को देख करके वो क्या करते थे, अपने तवारीख में राजा का थोड़ा आलोचना भी कर देते थे। अब यहाँ पे हम सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारीजन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल शराब बनाने वाले को, फिरूज हज्जाम नाम के नाई को, मनका तब्बाक नाम के बावर्ची को, और लल्हा तथा पीरा नाम के मालियों को क्या किया, ऊंचे प्रशासनिक पद दे दिए। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण में लिया। अब राजा ने क्या किया, राजा ने एक बावर्ची को, एक माली को, एक नाई को जो है अपने राज्य में ऊंचे ओहदे पे बैठा दिया। तो उस टाइम के कवि क्या बताते हैं इस चीज को, कि ये उनके विवेक का नाश है, मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और ये दर्शाता है कि वो शासन करने में कितने अयोग्य हैं, ऐसा उस समय का मानना होता था। अब आगे देखते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। मतलब पहले जैसे जो सेना नायक है, उनको क्या किया, सूबेदार बना दिया अलग अलग जगहों का, इलाकों का। और इन इलाकों को क्या कहा जाता था, इक्ता। और वो क्या करते थे, जो इन इलाकों को, मतलब इक्ता को संभालते थे, उसको इक्तेदार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज होता था कि सैनिक अभियानों को लेकर के जाए और इक्ता में क्या करे, कानून व्यवस्था को बना के रखे। सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके में राजस्व की वसूली किया करते थे। मतलब जो सैनिक मिलते थे, उस सैनिक की जो सेवा, मतलब जो उनका सहयोग करते थे सैनिक, उससे क्या होता था, मुक्ति अपने राजस्वों से राजस्व की वसूली कर, इलाकों से राजस्व की वसूली करते थे, मतलब कर की वसूली करते। मुक्ति कौन है, जो कि इक्तेदार होते थे, जो कि सूबेदार थे, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। धीरे धीरे क्या होता था, उसी वसूली से जो है सैनिकों की तनख्वाह दी जाती थी। राजा और जो बचता था उसे राजकोष में लौटा दिया जाता, मतलब जमा कर दिया जाता था। उसके बाद इक्ता जो होते थे, धीरे धीरे इक्ता भी चेंज किए जाते थे। मतलब जो सूबेदार मुक्ति के पद पे अधीन होते थे, उनको जो है वहां से स्थानांतरण कर दिया जाता था। करने का कारण क्या होता था, कि अगर कोई मुक्ति एक ही इक्ता में लगातार लंबे समय तक बना है, तो वो राजा के प्रति वहां पे क्या कर सकता था, विद्रोह कर सकता था। तो इस तरह से उनको जो है आगे पीछे हटा दिया जाता था। मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है उनको, उनकी इक्ता जो थी वो बदल दी जाती थी। ये चीज जो है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजवंश में काफी जो है सख्ती से इसका पालन किया जाता था। फिर क्या है, दिल्ली दिल्ली जो सल्तनत थी, उससे जो दूर के इलाके हुआ करते थे, वहां पे बहुत बड़े बड़े सामंत और जमींदार लोग रहते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन को बढ़ाया, तो इस तरह से उन इलाकों में भी पहुंच गए जो कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं आते थे। तो उनसे भी वो भू राजस्व की क्या करने लगे, वसूली करने लगे। तो इस तरह से वसूली जब करने लगते हैं, तो इस, और वहां पे पहले वसूली कौन करता था उन इलाकों की, तो वहां पे सामंत लोग वहां की वसूली करते थे। लेकिन जब वहां पे अलाउद्दीन खिलजी अपना शासन स्टार्ट करता है, या फिर उन राज्यों को जीत लेता है, तो वो क्या करता है, सामंतों से कर लेने का अधिकार तो छीन ही लेता है, बल्कि
उन सामंतों को स्वयं खुद कर चुकाने के लिए बाध्य कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अब वो सामंत भी जो है कर चुकाने लगते हैं। और उन सब की जो मतलब जमीनें होती हैं उनका बड़ा ही ध्यान से जो है पैमाइश की जाती है, हिसाब रखा जाता है, और ये सभी काम जो है प्रशासन के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति जो है करता है। उस समय के उस समय 3 कर प्रसिद्ध होते हैं। कौन कौन से? एक कृषि पर होता है जिसे खराज कहा जाता था, जो किसान की फसल का 50% होता था। उसके बाद दूसरा मवेशियों पे लगता था और तीसरा घरों पे लगता था। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे दिल्ली, चूंकि दिल्ली तो ठीक है एक क्षेत्र है, अब जो दिल्ली से दूर के इलाके हैं, अगर सुल्तान उन इलाकों को जीत भी लेता है तो इतनी ज्यादा दूरी हो जाती है कि सुल्तान उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे दक्षिण का भी जो हिस्सा है वो दिल्ली से दूर है, तो राजा को वहां पे कंट्रोल करने में काफी दिक्कत होता था। बंगाल जैसा हिस्सा है ये भी दिल्ली से दूर है, तो वहां भी राजा मतलब जो है उसको इलाके को अपने अंदर नहीं रख पाता था। वो हालांकि उन इलाकों को जीत चुका होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, फिर से स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। इतना ही नहीं, गंगा के जो मैदानी भाग घने जहाँ जंगल होते हैं वहां पे बैठने में सुल्तान की सेनाएं होती हैं। असक्षम होने का मतलब वहां पे जो लोग हैं उनको हरा नहीं पाते हैं, और अगर हरा दी तो कुछ टाइम बाद वो फिर से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। आगे देखते हैं सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत में आए यात्री इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ इलाके में भी अपने जो है किले बनाते थे। और जो भारत के बास होते हैं, मतलब इसमें वही भारत के बारे में बताया कि भारत के जो बास होते हैं वो खोखले नहीं होते हैं, वो बहुत मजबूत होते हैं। और उन्हीं से जो है राजा क्या करता था, अपने अनाजों को रखने की व्यवस्था बनाता था, जानवरों को रखने की व्यवस्था बनाता था, जिससे कि राजा काफी मजबूत हो जाता था। और राजा को हराना इतना ज्यादा जो है आसान नहीं होता था, जिस कारण राजा जो है लंबे समय तक राज्य कर सकता था। अब बात करें कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी इराक में, जिसको ट्रांसऑक्सिसियाना आधुनिक मतलब इस समय में जो है उज्बेकिस्तान कहते हैं, पे हमला कर दिया। उसके बाद फिर उसने जो है दिल्ली सल्तनत पर धावा बोल दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन काल में मंगोलों के धावे बहुत बढ़ गए थे, मतलब बहुत बार करने लगे थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों ने एक विशाल सेना खड़ी की, और उनको भी संभालने में जो है राजा को काफी दिक्कत होने लगी। अब आगे देखेंगे 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत। 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि तुगलक वंश यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। 1526 से दिल्ली और आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश राज्य करने लगते हैं। तब जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे दक्षिण भारत में अपने आप को लोग क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं। उनकी राजधानियां समृद्ध होती है, मतलब फलती फूलती हैं, धनवान होती हैं। इस काल में अफगान और राजपूत नाम के क्या होते हैं, शासक भी जो है अस्तित्व में आते हैं, मतलब उभर के बनते हैं। आगे है, इस काल में राज्यों से कुछ छोटे छोटे तथा शक्तिशाली थे। मतलब ये जो काल प्रारंभ होता है इसमें छोटे छोटे लेकिन शक्तिशाली राज्य आते हैं, जिसमें से कि एक रहता है सूर्यवंश, शेरशाह सूरी। 1540 से लेकर के 1545 तक इसका शासनकाल रहता है। ये बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम करना शुरू करते हैं। कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन आगे चल के इतना मतलब अपने आप को उन्नत किस्म का बना लेते हैं कि मुगल सम्राट हुमायूं को जो है 1530 और 1540 में और तक, और 1555 से 1556 तक उनका जो मुगल सम्राट का पीरियड रहता है, उनको चुनौती तक दे करके परास्त कर देते हैं। शेरशाह सूरी जो है दिल्ली पर अधिकार कर स्वयं अपने राजवंश का क्या करता है, स्थापना करता है, जिसको सूर्यवंश के नाम से जानते हैं। सूर्यवंश केवल कितने वर्ष शासन किया? तो केवल 15 वर्ष जो है वो शासन करता है।
उसके मतलब जो प्रशासन के जो जैसे उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी जो नियम बनाए रहते हैं, शेरशाह सूरी उन नियमों को अपनाता है और उनको और चुस्त कर देता है, मतलब थोड़ा बहुत उनको परिवर्तन करके उन नियमों को उसी तरह चलने देता है। फिर शेरशाह सूरी यानी सूर वंश के बाद जब अकबर आते हैं, महान सम्राट अकबर, तो 1556 से तो क्या करते हैं, मतलब अकबर जब आते हैं तो वो जो शेरशाह सूरी की जो नीतियां होती हैं, जो प्रशासन व्यवस्था का तरीका होता है, उसको क्या करते हैं, उसको अपनाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शेरशाह सूरी का जो शासन व्यवस्था होता है इतना अच्छा होता है कि उनको जो शासन व्यवस्था है उनको अकबर भी अपना लेता है। तो ये भी हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। अब इस चैप्टर में हम लोग जो है मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक पूरा डिटेल से हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें यही बताया गया है कि ये जो उपमहाद्वीप है यानी भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश होता है। यहाँ पे अलग अलग तरह के संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले रहते हैं। तो मुगलों को इन सभी राज्यों पर शासन करना बड़ा ही जो होता है मुश्किल होता है, या कह सकते हैं उनको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां होने लगती हैं राज्य करने में। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है सभी महाद्वीपों में जो है हर जगह से उपमहाद्वीप में जो है फैलते जाते हैं और राज करते जाते हैं। जैसे कि 16वीं सदी के में क्या करते हैं, दिल्ली और आगरा में अपना विस्तार शुरू कर देते हैं। सबसे पहले भारत मुगल आने वाला जो राष्ट्र रहता है, मतलब राजा या सुल्तान रहता है, वो बाबर होता है। अब मुगल कौन थे, मतलब ये जो मुगल हैं, मुगल साम्राज्य जो भारत में स्थापित होता है, तो ये मुगल कौन थे या कहाँ से आए थे, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जो मुगल होते हैं वो दो राजवंशों से बने होते हैं। दो राजवंशों से बनने का मतलब कि जो बाबर है, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर ही है। तो बाबर आता है, तो बाबर की जो माँ होती है, ये ये मंगोल वंश का जो शासक होता है चंगेज खान। चंगे एक मिनट, ये शासक होता है चंगेज खां। चंगेज खां के वंशज मतलब वंश से रिलेटेड होती है माँ। और जो पिता होता है ये तुर्क का जो शासक होता है, तुर्क का तैमूर जो होता है शासक, वहां से पिता रिलेटेड होता है। तो इस तरह से चंगेज खा वंश और तैमूर वंश मिला करके दोनों से जो है बाबर का निर्माण होता है, और बाबर जो अपना वंश स्थापित करता है वो मुगल वंश कहलाता है। इनको जो है खुद को तैमूर वंश का कहना या फिर मंगोल वंश का कहलवाना पसंद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मतलब लोगों के अंदर इन दोनों वंशजों से रिलेटेड जो यादें होती हैं, स्मृतियां होती हैं, वो काफी नरसंहार से जुड़ी हुई रहती है। मतलब इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे लोगों की हत्याएं की रहती हैं, बहुत ज्यादा ही अराजकता मचाई होती है। तो इस कारण ये अपने आप को ना तो वंश का मानते हैं और ना तैमूर, अपना एक खुद का वंश बनाते हैं जिसको मुगल वंश नाम देते हैं। आगे फिर क्या होता है कि ऐसा लोग मानते हैं कि जो तैमूर ने जो है भारत पर 1998 सॉरी भारत में 1398 में जो है दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमारे वंशजों ने बहुत पहले ही जो है दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया था। अब आगे देखते हैं मुगल सैन्य अभियान, मतलब मुगलों की जो सैन्य शक्ति होती है, उनकी जो सेनाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं। तो सबसे पहले जब बाबर है वो भारत में 1526 से लेकर के 1530 तक रहता है। और जब वो अपने मतलब
तुर्क में रहता है, तो वहां पे वो 1494 में जो है फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करता है, मतलब फरगना राज्य का जो है सुल्तान बनता है। तो उस समय उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की होती है। लेकिन मंगोलों की दूसरी एक शाखा होती है उजेबेगो, वो क्या करते हैं, उनपे आक्रमण करके उनकी पैतृक गद्दी जो होती है उसको ले लेते हैं। धीरे धीरे बाबर भटकता हुआ है और 1504 में काबुल पर अपना कब्जा करता है। उसके बाद 1526 में दिल्ली पे जो शासन कर रहा होता है उस समय इब्राहिम लोदी, उसको पानीपत के युद्ध में हरा देता है और फिर दिल्ली और आगरा पे अपना कब्जा कर लेता है, और वहीं से जो है आरंभ हो जाता है भारत में मुगल वंश। फिर उत्तराधिकार की मुगलों की परंपरा। अब जैसे भारत में परंपरा होती थी कि राजा अपने सबसे बड़े पुत्र को ही राजा बनाते थे, लेकिन मुगलों में ये जो है ज्येष्ठाधिकार नहीं रखते थे। मतलब इस जो अधिकार को जो भारत में चलता था कि बड़ा पुत्र ही जो है राजा बनेगा, राजा का वंश आगे बढ़ाएगा, राजगद्दी पे वही बैठेगा। लेकिन मुगल ये नियम नहीं अपनाते थे। इसके विपरीत वह सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जैसे कि जो राज्य है उसका विभाजन पूरे पुत्रों में समान किया जाए। मतलब अगर 3 पुत्र हैं तो तीनों को बराबर बराबर राज्य बांटा जाए, 4 हैं तो चारों को, किसी एक को पूरा राज्य न मिले। अब आगे मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जब मुगल भारत आते हैं तो उनके यहाँ से और जो मतलब भारत के रहने वाले शासक होते हैं उनसे उनका संबंध कैसा होता है। तो शुरू में तो मुगल जब जब कोई भी हमारे देश में मतलब हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, अच्छे से रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर वही हम पे हुकूमत करने लगता है तो पहले हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमके उसके बाद व्यवहार, उससे हमें सम्मान मिलता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी होता है कि जब मुगल भारत में आते हैं तो यहाँ के राजा जो होते हैं, यहाँ के शासक जो होते हैं उसका विरोध करते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन मुगल की जो शक्ति होती है वो काफी ज्यादा होती है, और धीरे धीरे वो अपना जो है वर्चस्व बढ़ाते हैं। तो उनकी शक्तियों को देख करके कुछ शासक जो है अपनी स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि कुछ जो बड़े बड़े घराने होते हैं वो अपनी पुत्रियों का विवाह जो है ऊंचे पद प्राप्ति के लिए राजाओं से कर देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो इनका विरोध भी करते हैं। जैसे कि जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जो जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो यहाँ पे जो जहांगीर होता है वो उसकी जो माँ होती है वो कछवा की राजकुमारी होती है, जो कि कौन से एक राठौर परिवार की होती है, मारवाड़ की होती है। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपने मतलब राज्य शासन में जो है ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए अपनी पुत्रियों का विवाह करने लगते हैं। मेवाड़ के जैसे सिसोदिया राजपूत जो होते हैं वो क्या करते हैं, लंबे समय तक विरोध करते हैं, मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, और युद्ध में क्या होते हैं, उनसे पराजित होते हैं। लेकिन हारने के बाद मुगल उनके साथ जो है सम्माननीय व्यवहार करते हैं, मतलब उनको नीचा नहीं दिखाते हैं, उनके साथ एक सम्मानजनक राजा के समान व्यवहार करते हैं, और उनकी जागीरें उनको वापस कर देते हैं वतन जागीर के रूप में। तो इस तरह से बहुत सारे राजा जो होते हैं इन बातों से भी खुश होते हैं कि वो हमसे जुड़े हैं, लेकिन हमको एक बराबर राजा का सम्मान दे रहे हैं, हमारा अपमान नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से उन जो मुगलों का शासन होता है और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हमेशा जरूरी नहीं होता है कि पराजित होने के बाद जो है अपमानित न किया जाए, ये लंबे समय तक हमेशा नहीं बरकरार चीजें रह पाती हैं। आगे है मनसबदार और जागीरदार। अब ये मनसबदार क्या है और जागीरदार क्या होता है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ते जाता है, मुगलों में मुगल शासन के अंतर्गत बहुत तरह तरह के समूह के वर्ग के लोग जो होते हैं इसमें सम्मिलित होना शुरू हो जाते हैं। शुरू शुरू में जो है ज्यादा सरदार तुर्की थे, लेकिन बाद में छोटे छोटे समूह मतलब भारत के जो वंश के होते हैं वो भी इस वर्ग में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफगानों, राजपूतों, मराठाओं, इस तरह से ये लोग जो होते हैं इसमें
जुड़ना शुरू हो जाते हैं। मुगलों के फिर ये समूहों में तो सम्मिलित होते हैं और मुगलों को सेवा देने लगते हैं और इनकी इन्हीं सेवा को मनसबदारी कहते हैं। नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं ये। मनसबदार का शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जो कि मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। मनसब यानी कि वो राज्य दरबार में उन्हें कोई न कोई सरकारी पद मिले या फिर वो सरकारी हैसियत से राज दरबार में रहे। तो इस तरह से जो है मुगलों में मनसब या जागीरदार का पद जो होता है बनता जाता है। अब इस पद के जरिए क्या होता है, पहले तो उनको पद मिलता है मनसब का, उसके बाद वेतन मिलता है। वेतन मिलने के साथ साथ जो है सैन्य उत्तरदायित्व भी मिलता है, मतलब सैनिकों का जो है देख रेख करना भी उनको मिलता है। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। मतलब आपका पद क्या होगा और आपको कितने वेतन दिए जाएगा, ये चीजें आपके जाति के कितने लोग हैं या आपकी जाति की जनसंख्या कितनी है, इस बात पे आधारित रहता था। जितनी अधिक जाति के लोग होते थे दरबार में, उतना अभिजात की प्रतिष्ठा बढ़ जाती थी, मतलब उतना ही ऊंचा पद उसको मिलता था और उतना ही अधिक उसका क्या होता था, वेतन होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब आपको जैसा सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाएगा उसी के अनुसार आपको घुड़सवार रखना होगा। और जो आप घुड़सवार रखते हैं उन घुड़सवार को, मतलब घोड़ों को क्या करना होता है, सैनिकों के घोड़ों को क्या करना होता था, दगवाना होता था, मतलब उस पर चिन्ह लगता था। फिर सैनिकों का पंजीकरण करवाना होता था। उसके बाद सैनिकों को वो वेतन के लिए कितना धन देना है ये मनसबदारों को दिया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार का जो वेतन होता था वो राजस्व से, जो मतलब खेती से उनको जो जागीर मिलती थी वहां से, जो भूमि से जो पैसा मिलता था, किसानों से जो कर कलेक्ट करते थे उसी से उनका जो होता था वेतन होता था, जो कि तकरीबन इक्ताओं के समान थी। जैसे कि अभी पिछले चैप्टर में हमने इक्ताओं के बारे में पढ़ा था, लेकिन इनमें और इक्ताओं में थोड़ी सी भिन्नता होती थी। इक्ता जो है वहीं का राजस्व कलेक्ट करते थे जो जहां वो रहते थे, लेकिन यहाँ पे मनसबदारों को क्या है, उनको जो जागीर दी जाएगी वो अपनी जागीरों पर नहीं रहेंगे, वो कहीं और शासन करेंगे, बस वहां से उनको जो है केवल राजस्व एकत्रित करना होगा। और वो राजस्व भी उन्हें नहीं एकत्रित करना है, उनके नौकर जाएंगे और राजस्व एकत्रित करेंगे और वो कहीं और ही रह करके अपना सेवा देंगे। अभी जान लेते हैं कि जात की श्रेणियां कैसे होती हैं। 5,000 जात वाले अभिजातों का 1,000 वाले जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी। मतलब अकबर के समय में 29 थे लेकिन औरंगजेब के समय में 79 हो जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में इन जो जागीरें रहती हैं उनका बड़ा ही सावधानी से आकलन किया जाता था, ताकि इसलिए कि राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, उससे कम ना हो। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ये स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम आने लगता है। मनसबदारों की, इसका कारण होता भी है कि मनसबदारों की जो होती है संख्या बढ़ने लगती है। अब संख्या बढ़ जाने से बहुत से मनसबदारों को जो है लंबा इंतजार करना पड़ता है उनकी जागीरों के लिए। जागीरों की भी संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है कि कई जागीर या जागीर रखने पर कोशिश करते थे, मतलब जो जागीरदार होते थे वो जागीर जब उनको मिलती थी तो वो कोशिश करते थे कि राजस्व से जितना अधिक हो सके उतना वसूल कर ले। क्यों? क्योंकि मतलब इससे क्या होता था कि उनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा था, तो उनके अंदर असंतोष आ जाता था। तो वो सोचते थे कि कितना अधिक जो है राजस्व कलेक्ट कर ले। और उनके इसी के कारण क्या होता था कि किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। आगे है जब्त और जमींदार। मुगलों की आदमी का प्रमुख साधन किसानों, मतलब मुगलों की जो आमदनी होती थी वो कैसे होती थी, तो किसान जो फसल उगाते थे उससे जो राजस्व मिलता था उसी से उनकी जो है आमदनी होती थी।
किसान ग्रामीण कुलीन या मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। जो किसान होते थे वो क्या करते थे, अपने गांव के मुखिया को या जो गांव का सरदार है, जो काफी ज्यादा कुलीन है, उसको राजस्व दे देते थे और वो धीरे धीरे इस तरह से राजस्व मुगलों के पास चला जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि राजस्व देने के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ, वो स्थानीय जो ग्रामीण मुखिया थे या जो शक्तिशाली सरदार होते थे, वो मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। जो मुगल थे वो जो गांव के सबसे शक्तिशाली मुखिया को किसान अपना राजस्व दे देते थे, वो या फिर जो सरदार होते थे वो उन सभी को एक ही मतलब शब्द से बुलाते थे या संबोधित करते थे, जमींदार से। आगे है अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। अब अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते हैं, तो जिसमें से एक टोडरमल थे जो कि राजस्व मंत्री थे। 10 साल 1570 से लेकर के 1580 की कालावधि की कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक फसल नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दी। मतलब 10 साल का उन्होंने टोडरमल ने जो है निरीक्षण किया, सर्वेक्षण किया और उसके बाद हर एक फसल पर जो है कितना राजस्व होना चाहिए, कौन से जगह पे ज्यादा, कौन से जगह पे कम राजस्व होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने जो है चीजों को बताया था। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। मतलब जो राजस्व किसानों से लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था वहां वहां मतलब ज्यादा चलती थी या प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और वहां पे सावधानी पूर्वक उनका हिसाब भी रख सकते थे। लेकिन ये निरीक्षण जो है गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे मुगलों का उतना ज्यादा गहरा जो है कह सकते हैं कि प्रभाव नहीं था। कई क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में क्या कर देते, विद्रोह कर देते थे। जैसे कि मुगल शासन तो चल रहा है, उसमें जो मनसबदार होते थे या जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा कर वसूल करने लगते थे, राजस्व वसूल करने लगते थे। तो जिसके कारण वहां के शक्तिशाली लोग क्या करते थे, जमींदार लोग विद्रोह कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो गया कि एक ही जाति के जो जमींदार थे और जो किसान होते थे वो मिल करके मुगल के खिलाफ जो है विद्रोह आरंभ कर दिए। 17वीं शताब्दी के आखिरी में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। मतलब लास्ट में आते आते 17वीं शताब्दी के ऐसे बहुत सारे समूह बन गए, किसान विद्रोह होने लगे जो कि मुगलों को शासन करने में काफी दिक्कत देने लगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। मतलब अकबर ने अपने जो है मित्र से कहा कि कि वे जो है इनके अकबर के शासनकाल के बारे में लिखे। तो अबू फजल ने जो है अकबर नामा लिखा। इसमें क्या बताया जाता है, इसको 3 पार्ट में, इसको आईने अकबरी भी कहते हैं, कि इसमें जो है पहले तो अकबर के पूर्वजों के बारे में बताता है, दूसरे में अकबर का गुणगान करता है और तीसरे में अकबर की जो मतलब पूरी व्यवस्था होती है उसका वर्णन किया जाता है। इस तरह से अकबरनामा किसने लिखा, तो अबू फजल ने लिखा। अब यहाँ पे जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुम निशा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग भी देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए और दूसरी ओर एक वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ मिला। ठीक, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मुहर बताती है, ये जो चौकोर है मुहर है, ये क्या बताती है, उदक्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मुहर के अनुसार शाह
जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। यह कामना करती है कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। मतलब इसमें नूरजहां ने अपना फरमान बताया है। तो नूरजहां का जहांगीर के दरबार में क्या प्रभाव रहता है, इसी का इसमें बताया गया है, वर्णन किया गया है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ। तो पे बताया जाता है कि मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता रहती है वो काफी अच्छी होती है। यहाँ पे विदेशी लोग भी आते हैं, यहाँ का गुणगान करते हैं कि यहाँ पे मतलब वाणिज्य समृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, बहुत ही ज्यादा धनी देश है। लेकिन यहाँ की दरिद्रता को भी देख करके विस्मय करते हैं। दरिद्रता मतलब कि समाज में असामाजिकताएं साफ देखने को मिलती है। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से क्या पता चलता है कि मनसबदार जिनको उच्च पद प्राप्त था उनकी कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल 8,000 में से 445 से थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी सी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब कुल मनसबदार इतने थे जिनमें से कि 445 को ही जो है राजस्व का 61.5% उनको और उनके सेवादारों सैनिकों को दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ तो होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का इतना भार था कि प्राथमिक उत्पादों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। मतलब जो मनसबदार थे या जो सुल्तान थे वो क्या करते थे, अपना जो पैसा या जो धन होता था वो वेतन के रूप में और वस्तुओं को लेन देन खरीदने के रूप में खर्च कर देते थे। इस खर्च से जो किसान होते थे और जो शिल्पकार होते थे उनको लाभ तो होता ही था क्योंकि वो फसलों और वस्तुओं की आपूर्ति तो करते ही थे, लेकिन उनको जो राजस्व देना होता था उनकी आय के हिसाब से इतना ज्यादा होता था कि वो कोई दूसरा व्यवसाय करने के बारे में नहीं सोच सकते थे। इस तरह से क्या होता था कि उनको अपना पेट भरना मुश्किल हो जाता था। मतलब कि जो ज्यादा पैसे वाले किसान हैं या शिल्पकार हैं वो धनी होते चले गए और जो कम थे या जो गरीब थे वो धीरे धीरे और भी ज्यादा। तो इस तरह से जो अमीर किसान थे या जो धनवान शिल्पकार थे वो अमीर होते गए, धनवान होते गए, लाभ उठाते गए, और जो कम थे या मध्यम थे वो और ज्यादा गरीब होते चले गए। इस तरह से क्या होता गया कि जो मुगल साम्राज्य था या मुगल सम्राट जो था वो पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे सेवक जो थे वो भी उनसे दूर होने लगे क्योंकि उनको पूरा वेतन मिल नहीं पाता था। जो गरीब होता चला गया वो गरीब और जो अमीर होता चला वो अमीर होता चला गया। और धीरे धीरे इतने ज्यादा शक्तिशाली, चूंकि मुगल सम्राट शासन काल जो था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा और जो मनसबदार या किसान अमीर थे वो धीरे धीरे स्वयं को सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे, मतलब अपने आप को शक्तिशाली बनाने लगे। और धीरे धीरे जैसे हैदराबाद और अवध ने अपना पूरा नियंत्रण ले लिया। मतलब वो दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी के रूप में तो स्वीकार करते ही थे, लेकिन 18वीं शताब्दी आते आते उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र बना लिया। तो इस तरह से इसमें बताया गया कि मुगल काल का उदय बड़ा अच्छा हुआ, शासन व्यवस्था अच्छी चलती रही, उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इतना लंबे समय तक शासन करने का कारण था कि उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस कारण से वो इतना लंबा शासन कर पाए। तो और फिर धीरे धीरे क्या हुई, अयोग्य राजा आने लगे, संख्या बढ़ने लगी, और संख्या बढ़ने के साथ साथ राजस्व उतना सही ढंग से नहीं मिल पाता था। राज्य काफी बड़ा हो गया, इसको संभालना में मुश्किल हो गया। जगह जगह जो मनसबदार थे, जो जमींदार थे वो अमीर होते गए और अपने शक्तिशाली होते गए और अपने आप को स्वतंत्र करते चले गए। तो इस तरह से मुगल शासन काल जो है छोटा होने लगा, पतन की ओर उन्मुख होने लगा। तो ये भी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इन चारों चैप्टरों से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है हम लोग उनको देख लेते हैं और अब उनको सॉल्व करेंगे।